अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखे ना हो, बस यही बात याद रखे ना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मस्तिष्क GNMT पर। दोस्तों आज मैं बहुत ही लाजवाब सेशन को लेकर आया हूं, जिस सेशन का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक पहला वीडियो है जो आप लोग नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं कुछ बीच से पॉइंटें बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है प्रतिबिंब, अर्थात इमेज से मैं बताऊंगा, अर्थात इसको बोलते हैं EIMAGE, इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिबिंब है क्या, तो हम डिफिनेशन में चलेंगे। डिफिनेशन में चलेंगे तो प्रतिबिंब, तो सबसे पहले लिख दूंगा, उसके बाद बताता हूं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अर्थात किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों इसको बहुत ही आसानी तरीका से है डिफिनेशन कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कोई बिंदु स्रोत है जैसे सूरज है, वहां से आती प्रकाश की किरणें दर्पण, कोई भी दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन कहने का मतलब दर्पण में पड़ा और रिफ्लेक्ट हुआ, परावर्तन हुआ, उसके बाद किसी बिंदु पर मिलता है, कोई भी किसी भी बिंदु पर मिलता है, तो हम उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है। उसके बाद हम चलेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार। तो सबसे पहले इसको हम क्लीन करेंगे। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं इसका, ठीक है। पहला मेरा है, उसका नाम है वास्तविक प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में बोल दें, इसको इंग्लिश में नाम है रियल इमेज। तो हम वास्तविक प्रतिबिंब को हम डिफिनेशन देंगे बहुत सरल तरीका से, यानी जिस बिंदु स्रोत से या जिस लिखिए या किसी बिंदु स्रोत से, बहुत अच्छा लगेगा, किसी
बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आप आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सरल डिफिनेशन है। तो इमेज दो तरह के बताएं। सबसे पहला बताया हूं वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन दिया हूं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलता है, माने वास्तविक में मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी मिल रहा है या मिलता है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और दूसरा मेरा है वह है काल्पनिक या इसको हम बोलते हैं, काल्पनिक को ही बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसका भी डिफिनेशन इसका इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसका डिफिनेशन है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सिर्फ आती हुई प्रतीत होती है। उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। रिपीट कर देते हैं। अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सिर्फ आती हुई प्रतीत होती है, माने कल्पना होती है, सिर्फ आ रही है वही प्रतीत होती है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। वो मेरा है मिरर से है। तो मिरर में चलेंगे। MIRROR। मिरर कहने का मतलब इसका हिंदी होता है दर्पण। इसका हिंदी दर्पण होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले समतल दर्पण में चलेंगे। समतल दर्पण क्या है, यानी समतल दर्पण क्या है। चलिए इसका बहुत ही आसान तरीके से लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि समतल जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह
समतल हो, समतल हो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ठीक है, अर्थात समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, ऐसे समतल दर्पण में इसी जो समतल दर्पण है उसी दर्पण पर जो मेरा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कहने का मतलब प्रकाश का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से समतल दर्पण अगर फिगर भी बनाना चाहें तो एक इस तरह से ले लीजिए, और ये जो मेरा हुआ यही हुआ मेरा समतल दर्पण। जैसे हम चेहरा को देखते हैं ना तो समतल दर्पण का यूज किया जाता है। मैं बताऊंगा आगे कि इसको किस चीज में यूज किया जाता है। ये हो गया। अब चलेंगे हम समतल दर्पण हो गया, यहां से आता है फिर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण इसका इंग्लिश अगर जानना चाहें तो होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। तो हम बहुत ही आसान तरीका से इसको डिफिनेशन देंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, इसका बहुत ही गोलीय दर्पण कहा है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, हम उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। चलिए हम इसको फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं। अगर हम इसको फिगर ड्रॉ करेंगे तो एक किसी खोखले गोले का एक भाग हो गया इस तरह से। यहां से चलते हैं तो एक यहाँ मेरा सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम बाहर से रंग दिया अगर कर दें, एक कलाई कहने का मतलब रंग दिया गया है, रंग दिया गया है, इसको रंजित लिख दीजिए या कलाई किया गया है, कलाई लिख दीजिए, कलाई किया गया। अब यहाँ से इसका अंदर रंजित कर दिया जाए, और ये जो मेरा हुआ बाहर का वो परावर्तक सतह होता है। ठीक है, कहने का मतलब गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हुआ, उसी को हम गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, और इसमें दर्पण मेरा दो बन रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। किसी भी दर्पण को लीजिए तो उसमें किसी एक साइड रंजित किया होता है। जैसे हम कांच देखते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अपने चेहरा को देखते हैं तो एक तरफ रंगा हुआ होता है, दूसरी तरफ नहीं रंगा होता है। एक होता है एक सिंपल कांच बोलते हैं, जो आर पार होता है उसको पारदर्शी बोलेंगे। ठीक है, अरे यहाँ मेरा है, कहने का मतलब दर्पण पड़ रहा है, तो दर्पण में मेरा दर्पण, अगर कोई भी दर्पण बोला तो समझिए कि एक साइड जो है रंजित किया हुआ, कहने का मतलब रंगा हुआ है। तो हम देखिए एक साइड, देखिए इसमें कलाई किया हुआ, एक साइड रंगा हुआ है, इसमें भी एक साइड रंगा हुआ। अब हम समझे कि ये बाहर से क्यों रंगा हुआ, ये अंदर से क्यों रंगा हुआ। तो दोस्तों इसको समझने के लिए चलते हैं आगे। आइए समझते हैं कि गोलीय दर्पण जो अभी बताए हैं, जो गोलीय दर्पण मैंने बताया, गोलीय दर्पण
वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अवतल दर्पण और वो उत्तल दर्पण। तो हम इसको आसानी से लिखेंगे कि अवतल दर्पण इसको इंग्लिश में आप जानना चाहिए तो कनकेव मिरर। इसको आप डिफिनेशन देना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी तरीका से होगा कि जिस दर्पण का, चलिए साथ ही साथ लिखते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर से रंगा हुआ होता है, रंगा हुआ हो। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर से रंगा हुआ होता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। या तो हम एक और दूसरी तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो अवतल दर्पण है ना, चलिए यहां से आइए, बाहर से रंगा हुआ हो या रंजित किया हो, तो हम बाहर से इसको रंग देते हैं। ये कलाई किया गया है। ठीक है, हम अगर इसको ये जो मेरा हुआ अंदर का भाग, ये भी परावर्तक सतह ही हुआ, परावर्तक सतह। ठीक है, कहने मतलब परावर्तक सतह ये भी है वो भी है, लेकिन जो मेरा रंजित किया हुआ भाग है, कहने मतलब जो मेरा रंगा हुआ भाग है वो बाहरे है। अगर बाहरे रंगा हुआ भाग रहे तो मेरा अवतल दर्पण होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए दर्पण अगर करना चाहे तो एम डैश मेरा दर्पण हो गया। ये परावर्तक सतह हुआ, एक कलाई हो गया। तो अब देखिए दो तरह से डिफिनेशन हो सकता है। पहला डिफिनेशन है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर से रंगा हुआ हो, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अगर हम दूसरा डिफिनेशन देना चाहें तो डिफिनेशन देंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, है ना, उभरा हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? माने कहने मतलब उठा हुआ हो, उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। हम चलते हैं दूसरा में कि दूसरा दर्पण क्या है। पहला मेरा दर्पण हुआ, सॉरी यहाँ 1 लिख दीजिए। दूसरा है वो है उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। सॉरी, तो हम इसको ही बहुत आसानी तरीका से देंगे। जस्ट जो अवतल कर दिए उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर से रंजित किया हो, है ना, मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर से रंजित किया हो, कहने का मतलब रंगा हुआ हो, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर हम इसको आसानी से समझने के लिए चलते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हो गया, ये मेरा परावर्तक सतह हो गया। ये जो कलाई किया गया है, ये मेरा हो गया उत्तल दर्पण। देखिए, है ना, सॉरी अंदर से रंगा हुआ हो। ठीक है,
डिफिनेशन नहीं देंगे, सॉरी। लिखा हुआ है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का, सही से आप बना सकते हैं, आगे जाकर गोल होगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर से रंजित, अंदर से रंगा हुआ हो, यानी अंदर से रंगा हुआ है ना, देखिए कलाई किया गया है। और इसको हम दूसरा डिफिनेशन अर्थात दूसरा तरीका से देना चाहें तो दे सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, कहने का मतलब इस तरह से है, धंसा हुआ है, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। चलिए ये भी क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो आगे चलते हैं। इसका उपयोग दोस्तों मैं बहुत अच्छा आसानी से बताऊंगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होगा और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। वो है नेक्स्ट पॉइंट, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कहने का मतलब हिंदी दर्पण सूत्र। तो मिरर फॉर्मूला चलेंगे, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों एक फिगर बनाऊंगा। वो फिगर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मिरर फॉर्मूला जो बताऊंगा उसमें मिरर फॉर्मूला में क्या पढ़ना है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या मेरा जानना है उससे, उसमें और क्या क्या उससे मेरा फायदा होने वाला है, उसको कहाँ कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मिरर फॉर्मूला में आप फिगर बनाइए, ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ गोलीय दर्पण जो होता है ना वही है, यहाँ देखिए आप गोलीय दर्पण इसको बना दे सकते हैं। सपोज दैट एक गोलीय दर्पण हो गया, इसमें आप एक मुख्य एक्सिस ले लीजिए यहाँ, ठीक है। तो इसके अनुसार ये जो होगा यहाँ, ये मेरा ध्रुव हो जाएगा, ठीक है ना, ध्रुव हो गया। ठीक, अब जो मेरा होगा सबसे पहले जो जहां जहां जो मेरा पॉइंट होता है उसको लिख देते हैं। ये ध्रुव मेरा हो गया यहाँ, इसका जस्ट बीच का भाग जो मेरा होगा वो कहता केंद्र हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ चलते हैं, इसका जस्ट जो बीच में जो होता है वो मेरा मुख्य फोकस होता है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करें, मुख्य फोकस हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक और होता है वो वक्रता केंद्र हो गया, और मेरा ध्रुव जो डिस्टेंस होता है उसको आर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से मेरा अगर हम दर्पण को लिखना चाहें कि दर्पण मेरा कौन है, तो एक मेरा यहाँ दर्पण हो गया एम डैश, या MM1 लिख सकते हैं या MM डैश लिख सकते हैं। और यहाँ जो मेरा बना ये भी एक दर्पण ही है, ठीक है। ये अवतल हो गया। बनता है आप लोगों को कि जो उभरा हुआ भाग होता है अर्थात जो बाहर से रंगा हुआ होता है वो अवतल होता है, और इसको अंदर से रंग दिया जाए तो ये मेरा उत्तल हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आवश्यकता नहीं है हमको, ठीक है, बस आधा ही भाग का आवश्यकता है, तो इसको हम आधे भाग कर ले चलेंगे, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा, वो आधा ही भाग में हो जाएगा, तो हम ज्यादा क्यों, है ना। तो सबसे पहले जो जितने सारे मैंने पॉइंट लिखा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अर्थात बता देता हूँ कि ये मेरा क्या क्या पॉइंट है। तो चलते हैं पॉइंट में। पहला पॉइंट मान लीजिए MM डैश है, MM डैश वो जो हुआ वो मेरा अवतल दर्पण मान लीजिए, या कोई दर्पण लेकिन अवतल मान लीजिए,
अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण mm डैश। दूसरा पॉइंट है P, P जो मेरा है वो है ध्रुव, वो ध्रुव हो गया। P के बाद F मान लीजिए, F जो मेरा है वो मुख्य फोकस हो गया, सॉरी मुख्य फोकस, ठीक है। अब आगे चलते हैं F, F मेरा हो गया C, वो मेरा वक्रता केंद्र हो गया। अब आता है C के बाद आप लीजिए स्मॉल f, ये स्मॉल f, ठीक है, ये मेरा हो गया फोकस दूरी। एक और आता है वो है R, R वो मेरा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम सब पॉइंट को बार में, मैंने कहने का मतलब एक एक करके मैं बताऊंगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहने का मतलब इसको कैसे डिफिनेशन, अगर मान लीजिए कोई डिफिनेशन पूछ दिया या हमको डिफिनेशन देने रहे तो किस तरह से डिफिनेशन देंगे, ठीक है। तो हम डिफिनेशन एक एक करके दूंगा, आप लोग बने रहिए वीडियो पे। चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि मेरा ध्रुव क्या है। तो ध्रुव को पहले लिखेंगे, सबसे पहले ध्रुव, इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में पोल बोलते हैं अर्थात ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। पोल हम किसे कहेंगे अर्थात ध्रुव किसे कहेंगे, तो किसी भी जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहेंगे। तो हम यहां लिखते हैं किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु, यहाँ देखिए ध्रुव जो है मेरा यहाँ P है, अर्थात किसी दर्पण, ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण यानी कि किसी भी दर्पण के मध्य जो बिंदु हुआ, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, यहाँ से भी सेम, कहने का मतलब जो मध्य बिंदु हुआ उसको हम ध्रुव बोलेंगे। इस P है, सॉरी आप P लिखिए यहाँ, P। चलिए आगे चलते हैं। P हो गया। अब है मेरा यहां से मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस को परिभाषित करेंगे, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को हम, तो मुख्य फोकस को अगर इंग्लिश जानना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसको हम शुरू करते हैं कैपिटल F से, तो कैपिटल F लिखेंगे। अब हम चलते हैं इसको डिफिनेशन देना चाहें तो देखिए ये किसका बीच में है, तो वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, और एक मेरा यहाँ जो है ध्रुव है, वहां ध्रुव भी मेरा है, ठीक है, वहां मेरा ध्रुव भी है, यहाँ दर्पण भी है। तो दर्पण से नहीं मतलब है, ध्रुव से मतलब है। चलिए तो हम लिख देंगे बहुत ही आसान तरीका से कि मुख्य फोकस जो हुआ जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य फोकस
कहते हैं। और इसको हम जो है एफ से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र, मेरा ध्रुव यहाँ हो गया और वक्रता केंद्र यहाँ हो गया। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु जो हुआ, यहाँ जो मध्य बिंदु हुआ वो हुआ मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है। इसको हम एफ से सूचित किया जाता है, अर्थात एफ से सूचित करेंगे। चलते हैं आगे पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मेरा सी है। तो वक्रता केंद्र को हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं। वक्रता केंद्र, इसको हम डिफिनेशन देना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से वक्रता केंद्र, अभी मैंने गोलीय दर्पण बनाया और जो बीच का जो भाग हुआ उसी को वही जो हुआ मेरा वक्रता केंद्र हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हम लिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और क्या इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम सी से सूचित करते हैं। अभी मेरा और बचा हुआ है, एफ है, कैपिटल स्मॉल एफ है और आर है। तो हम इसको भी डिफिनेशन दे देते हैं बहुत ही आसान तरीके से। वक्रता केंद्र हो गया, चलिए छाप लीजिए नोट पे, आगे चलते हैं। अब मेरा बचा हुआ है स्मॉल एफ और कैपिटल आर। तो स्मॉल एफ को क्या बोलते हैं तो देख लीजिए, फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। ठीक है, इसको यहाँ यहीं पास लीजिए, इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। किसे कहते हैं तो हम बहुत सी सिंपल तरीका से देंगे। ये ध्रुव हो गया, ध्रुव, और ये मेन फोकस, मुख्य फोकस, अर्थात इसको डिफिनेशन देना चाहें तो हम ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो कैपिटल स्मॉल एफ है, सॉरी स्मॉल एफ है, वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी मेरा, जो मेरा डिस्टेंस है, उसी को हम फोकस दूरी कहेंगे। वही लिखा हुआ है कि ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी को, या ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को इस तरह से लिख सकते हैं, या दूरी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो है मेरा कैपिटल आर, इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, इसको भी बहुत आसान तरीका से देंगे डिफिनेशन। तो दोस्तों इसको डिफिनेशन होगा, इसको हम सूचित करते हैं, उसको भी लीजिए, उसको हम सूचित करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, चलते हैं डिफिनेशन में। तो लिखेंगे कि दर्पण और
दर्पण और क्या, दर्पण और सी जो वक्रता केंद्र है, दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को जो बोलते हैं, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात आर, दर्पण और वक्रता केंद्र। आर जो है दर्पण यहाँ हो गया, दर्पण और वक्रता केंद्र के जो मेरा दूरी है वो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कहने का मतलब दर्पण इसलिए लिया है कि दर्पण जो है हमेशा ऊपर से नीचे तक सेम नहीं रहता। ठीक है, दर्पण यहाँ से अगर डिस्टेंस लेंगे तो सेम नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ लेंगे तो सेम नहीं लगेगा, ये डिफरेंट होता है, इसीलिए हम दर्पण लिए हैं दोस्तों। ठीक है, वो रेडियस हो गया मेरा। अगर हम यहाँ से लेना चाहें रेडियस तो देखिए यहाँ मेरा थोड़ा छोटा हो सकता है, ये सबसे छोटा है। अब यहाँ लेंगे तो देखिए है ना, अब यहाँ लेंगे तो ज्यादा। कहने मतलब अगर मेरा गोलीय दर्पण होगा तो रेडियस जो मेरा होगा सेम होगा। तो ये तो गोलीय दर्पण है दोस्तों, तो स्पष्ट है कि जो मेरा रेडियस होगा वो गोलाकार होने की वजह से मेरा हर जगह सेम होगा। ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं। अगर हम ध्रुव ले लेते हैं दोस्तों तो सिर्फ रेडियस जो होता है ना, रेडियस किसी पॉइंट से होकर किसी पॉइंट से होकर जो मेरा रेडियस आर जो होता है, अगर गोलीय दर्पण है तो हमेशा यहाँ आया और रेडियस किधर हो ले लीजिए, जहां आपको माने वहां लीजिए, हमेशा रेडियस सेम ही होता है, सिर्फ फिक्स जगह सेम नहीं होता। अगर मेरा किसी जैसे गोलीय दर्पण नहीं है या गोल नहीं है, मान लीजिए ये मेरा, मान लीजिए ये आयताकार है, अगर हम यहाँ से पॉइंट लेकर इसको रेडियस बनाना चाहें तो सब जगह सेम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। ठीक है, कहने मतलब अगर मेरा गोलाकार है, गोलीय दर्पण है, तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा हर जगह सेम होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे, और आप मेरे से फेसबुक पर ज्वाइन हो सकते हैं, जो फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वो भी मेरा बना हुआ है गुरु मास्टर GNMT पर। दोस्तों अगर एक और है, अगर आप इस वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छा, और इससे जो रिलेटेड पिछला जो वीडियो बना है वो अब अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइए और उसमें वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।